भाई एक चीज और बता दूं, ताऊ और 5 भाई है और 5 भाइया में तो 4 भाई फौज में तो रिटायरमेंट है, बहुत बड़ी बात है। और बड़ा ताऊ चारों भाई हम युद्ध में थे। युद्ध में थे। हाँ, उसका बाद में पेंशन आई। सारी दर्शका ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई रोहतक के मोखरा गांव में, बहुत बड़ा गांव है और फेमस गांव है। तो आपने पता है आज कारगिल विजय दिवस है। तो कारगिल का युद्ध किसको याद नहीं होगा। 1999 में जो युद्ध होया तो सब ने पता कितने सैनिक शहीद हुए। तो उनमें में तय एक ताऊ हमारे साथ में है, सूबेदार राजेंद्र, जो कारगिल के युद्ध में शामिल था। राम राम ताऊ। राम राम बेटी। तो ताऊ आप उस टाइम पे शामिल थे? हाँ, मैं कारगिल की लड़ाई में शामिल था और सबसे पहला अटैक मेरी यूनिट ने किया था, 2 राजपूताना राइफल ने। और उस पहले अटैक के अंदर डेल्टा कंपनी और चार्ली कंपनी ने अटैक किया था, जिसमें चार्ली कंपनी की 8 प्लाटून का प्लाटून कमांडर था मैं। और हमने टोलोलिंग के ऊपर अटैक करके कब्जा किया था, जिसमें हमारा एक ऑफिसर, 2 जेसीओज और 6 जवान शहीद हो गए थे। नुकसान ज़्यादा था, लेकिन हमने भी उनको ज़्यादा नुकसान किया, लेकिन हमने अपनी पहाड़ी खाली करवा के कब्जा कर लिया था। मतलब अपना परचम लहराया? हाँ, अपना परचम लहराया था, बिल्कुल सफाया कर दिया था उनका वहाँ पर। और सुबह हम बिल्कुल उस टोलोलिंग के ऊपर थे, उनका कोई भी आदमी वहाँ नहीं बचा था, थी तो उनकी डेड बॉडी थी वहाँ। तो भाई भारत पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध मतलब उस टाइम पे दिल दहलाने वाला युद्ध था। और अपनी आख्या तय ताऊ ने पूरा का पूरा मंजर देखा है कि किस प्रकार तक कारगिल के युद्ध में उस टाइम पे तो किसा मंजर देखा उड़ा, मतलब खून तलथपथ सैनिक, किस प्रकार का मंजर था? जो जिस टाइम के ऊपर हमने अटैक शुरू करना था ना, उससे पहले हम एक पहाड़ी के उस टोलोलिंग से थोड़ा दूर एक पहाड़ी की आड़ में बैठे हुए थे। तो हमारे पास में आरटी का एक कैप्टन था, एमएफसी। उसने टोलोलिंग के ऊपर इससे बोफोर्स से मतलब इतना फायर करवाया था, वह पौड़ी बिल्कुल लाल कर दी थी। तो हमारे को बिल्कुल भी ये नहीं था अब यहाँ पर कोई जिंदा मिलेगा। लेकिन पता नहीं कैसे वो बचे रहे, बंकरों के अंदर थे, उनको इतना असर होया या नहीं होया। लेकिन हमारे को ये तसल्ली नहीं थी अब भाई वहाँ पर इतना दुश्मन मिल जाएगा, क्योंकि वो जो इसका आरटी का जो कैप्टन साहब हमारे साथ था, हम भी उसको कहते और सब 10 राउंड फायर करवा दो, और सब 10 राउंड फायर करवा दो। उसने बिल्कुल उसको छान के घेर दिया था, लेकिन फिर भी वहाँ वो बचे रहे थे। देखो तो जिस टाइम पे मतलब वहाँ पे फायरिंग हुई तो बहुत सारे सैनिक शहीद भी हुए हैं। हाँ। और आपने अपनी आख्या भी देखे होंगे? बिल्कुल देखे, वो आख्या किए वो तो हमारे साथ में ही हुए हैं। एक एमएमजी होती है जो कि बड़ा हथियार होता है। तो जब हम अटैक के लिए तैयार हो रहे थे तो आदेश मिला कि भाई ये एमएमजी राजेंद्र साहब की प्लाटून में जाएगी। मन कम्युनिकांड को बोला, क्योंकि उसके लिए 2-3 आदमी एक्स्ट्रा चाहिए एनिमेशन उठाने के लिए, उसके पार्ट उठाने के लिए। तो नफरी की तो दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पास में खुद का एनिमेशन भी था, पानी पात भी था। इसलिए मैं थोड़ा ये चाहूँ था कि भाई नहीं, ये एमएमजी तेरी प्लाटून की बजाय कोई दूसरी प्लाटून में लेगी। लेकिन फौज में हुक्म मानना पड़ता है। ठीक है साहब, मेरी प्लाटून में हम ले जाएंगे। जिसका कमांडर हवलदार प्रेम था, ये जैतपुर गांव का। और एक राइफलमैन था गमंडा, और एक राइफलमैन था दिनेश। ये तीनों उस एमएमजी के ऊपर थे। 2 आदमी मन दिए तो वो एमएमजी मेरे प्लाटून में चले गया। तो हमने वहाँ तो मैंने ये सोचा था भाई ये नफरी देनी पड़ेगी, लेकिन उस एमएमजी ने हमारी बचाया है। क्योंकि अन्वेषण 1 घंटा तो हमने कुछ नहीं पता चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो। कोई गोली तो पत्थर के लग के, कुछ उनका फायर कुछ हमारा फायर, मतलब धुआंधार और चिंगारी आतिशबाजी चली 1 घंटा तो। लेकिन फिर फायर का भी वो देखना पड़ता है। जिसका गोली लगे थी वो चल रहा भी था, कर रहा होता, किसी का माइन से पैर उठ गया, किसी को कोई दिक्कत होगी। फिर जो एमएमजी दैनी साइड में लगा रखी थी, एक थोड़ी ऊंची टेकड़ी थी और नीचे से फायर आ रहा था। तो उसका एक क्रेडल होता है, वो बिल्कुल ऐसे भी नीचे फायर कर सकती है। तो वहाँ से फायर वो कर रहे थे तो एक सीएचएम यशवीर था यूपी का, बड़ा जलावर आदमी था। बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ी गाली गलोच हुई आपस में उनकी। वो भी पूरी रात चलाता रहा, न्यून तो वह गाली देते रहे, वो भी गाली देता रहा। तो हमारे पास में थे 2-2 हैंड ग्रेनेड
मैंने अपने दोनों हैंड ग्रेनेड फेंक दिए। फिर उस सीएचएम के मन ने 2 ग्रेनेड लेकर ने वह भी फेंक दिए थे। फिर उसने एक जवान से 2 ग्रेनेड लिए, वो मेरे को बोला साहब मेरी बाजू पकड़ेंगे ना, आप पीछे टोन बने तो मैं देखता हूँ फलाना है दकड़े, ऐसे बड़ा जोश था उसमें। मैंने उसको कहा यशवीर आगे से फायर आ रहा है, तू ऊपर खड़ा मत हो, लेकिन वो मान्या नहीं। उसको ये नहीं पता था अभी तेरे गोली भी लग जाएगी। जोश इतना था उस टाइम, किसी को कोई परवाह नहीं थी। तो उसने ग्रेनेड थ्रू एक तो कर दिया था, दूसरा ग्रेनेड शुक्र है वो थ्रू हो गया था। अगर उसका हाथ में रह जाए तो हम भी मरते, क्यों वहीं फटता, लेकिन वो थ्रू हो गया था। फिर उसका अचानक आगे कान में गोली लगी है, कान पर, और वो आगे मेरे गोड्या में लग गया, पड़ गया। तो जो घमंडा राइफलमैन था वो बोला साहब सीएचएम मर गया। अरे मगा कुछ नहीं मरा, तू लगा रहा है क्यों, मगा दिल नहीं तोड़ेंगे, कुछ नहीं मरा, मगा पैर फिसल गया, पड़ गया नीचे। लेकिन उसका जो गोली लगी, मैं तो डेड बॉडी साथ में आधा, उसका गोली वह पार नहीं हो रही थी शर्म से कहीं भी, वह गोली अंदर ही घूम गई थी, सिर के अंदर रहेगी। हाँ सिर के अंदर रहेगी। मैंने अच्छी तरह उसको देखा था। अब वह गोली बिल्कुल कान के यहाँ लगी थी और वह गोली पार कहीं नहीं हो रही थी, लेकिन वो उसी एक के गोली में शहीद हो गया था। अच्छा, तो ऐसे भी किसी ने अपने पैर गवाए हैं, किसी ने अपने हाथ गवाए हैं और किसी ने अपनी आंख भी गवाई है। हाँ गवाए हैं, सारी चीज़ हुई है, पैर भी गवाए हैं। मैं बता रहा था कि जो कि एक लड़का का तो यहाँ से सिलेंडर से आधा हिस्सा उठ गया था, और एक आराम सा लड़का था जिसका मैन से पैर उठ गया था, बिल्कुल छिलड़ा हो रहा था, खून बह रहा था, कर रहा था, बहुत वो है। उस टाइम पे तो फिर बहुत दर्द होता होगा। तो लेकिन दर्द नहीं, जिसका लगी उसका तो चलो दर्द है, लेकिन जो साथ वाले उनको इतना गुस्सा हो जाता है, इतना मतलब एक जोश हो जाता है, उसको उसकी कोई अपनी जान की कोई परवाह नहीं रहती। देखो मेरे को तो कोई परवाह थी नहीं, और मेरे को जैसे बहुतों ने गोद में लिख रखा था, या जैसे सुविधा भवरलाल साहब शहीद हुए तो हम वहाँ दराज में जब थे तो कहता था मेरे को परमवीर चक्र मिलेगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। होश के उसको पहले सूझ रही थी, मेरे को तो बिल्कुल ये नहीं थी कि यार फिर जिस तरह वो जो आर्टी सेलिंग हुआ, वो फोर्स का सेलिंग हुआ, तो मेरे को तो ये भी नहीं था कि वहाँ कोई दुश्मन मिलेगा। लेकिन वहाँ फिर भी 50-60 थे वहाँ पर, कोई भी, मैं तो डेड बॉडी के साथ यहाँ दिल्ली भी, मतलब जैसे आप पूछ रहे ऐसे पूछा था आगे, मतलब लड़ाई बंद हो जानी चाहिए या चालू। मन तो वहाँ भी यही कहा था, अगर हमारा एक एक खून का कतरा, हमारी एक एक ज़मीन का हिस्सा नहीं, एक एक इंच ज़मीन का हिस्सा भी रह जाएगा, तब तक लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। कोई परवाह नहीं कितना कुछ भी हो, मेरे को तो कोई परवाह नहीं थी, कोई नुकसान हुआ नहीं। लेकिन एक दर्द ये था, आगे हमारी ज़मीन के ऊपर आगे बैठे हो, हमारे को इतना कमज़ोर समझ लिया आगे, भाई हिंदुस्तान तो कुछ भी नहीं। मेरे को तो बड़ा गुस्सा था, बड़ा जोश था, बड़ी मतलब उससे लड़ाई लड़ी है मैंने, कोई परवाह नहीं थी भाई। और मेरे को ये नहीं था कि तू तेरा गोली भी लगेगी, मेरे बिल्कुल आज भी यही है, चाहे अभी बॉर्डर पे भेज दो, मेरे नाम की पाकिस्तान में गोली नहीं बनी। तो आज भी उतना है जोश है, तो उतना है मेरे अंदर, मैं आज भी जा सकता हूँ अपने यूनिट का नाम से, अपने देश का नाम से। मेरे को पाकिस्तान से इतनी एलर्जी है, अगर कोई भी गेम भी पाकिस्तान का भारत का हो रहा हो ना, तो मैं ये सोचता भी किसी भी सूरत में भारत जीतना चाहिए। वो तो एक लड़ाई की बात है, मैं तो गेम में भी यही सोचता हूँ, और किसी देश से हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए। देखो, तो जिस टाइम पे कारगिल का युद्ध हुआ तो वे मतलब ऊपर थे और आप नीचे थे। ऊपर थे हम, तो दूसरी जगह थे, वहाँ से आए हैं। अभी यूनिट तो कई बुलानी पड़ी ना, वो तो हाइट के ऊपर थे, 18,000 की हाइट पे, 16,000 की हाइट पे, 14,000 की हाइट पे। हम तो नीचे से चढ़ना शुरू किया है। दराज के नाला में रोड जाता है, दराज से फिर आगे गाड़ियों तक कुछ जगह रास्ता गाड़ियों में आए, फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू करी। उससे पहले रेखी भी करी है, हफ्ता 10 दिन। गोडे तो हमारे पहले ही टूट लिए थे रेखी कर कर। लेकिन फिर भी जोश था। हाँ जोश था उस टाइम, तो जोश था, आज भी जोश है मेरे अंदर तो। अच्छा, तो मतलब उस दौरान आप जब उड़े थे कारगिल के युद्ध में, तो कितने दिन उड़े रहना पड़े आपने? वहाँ तकरीबन हम 15-20 दिन पहले गए थे, और 2 महीने 14 दिन ये लड़ाई चली थी। 2 महीने 14 दिन। हाँ, 26 जुलाई को डिक्लेयर हुआ था कि बिल्कुल हमारा 1-1 इंच ज़मीन उनके पास नहीं रही। 26 जुलाई को डिक्लेयर कराया था, और ये मई के अंदर
शुरुआत हुई थी। तो देखो जून जुलाई यानी तकरीबन अभी हुआ तारीख मेरी याद नहीं, 2 महीने 14 दिन लड़ाई चली। अच्छा तो जिस उस टाइम पे तो मतलब ये भी नहीं था कि फोन होया करते, मेरे ख्याल से लैंडलाइन फोन होया करते उस टाइम पे, चिट्ठिया का टाइम होया करता, फोन नहीं तो थी, परिवार तक किस टाइम बात होया करती? किसी टाइम नहीं हुआ करती। तो युद्ध में जानते पहले हुई थी बात है ना, युद्ध में मैं एक बोर्डबल पोस्ट के ऊपर था, वहाँ से आदेश मिला सुबह आगे साहब आपको रेखी में जाना है, नीचे जाओ। तब तक हमारे को ये नहीं पता था अभी कोई कारगिल युद्ध होना है। मैं नीचे आ गया, वहाँ से फिर हम कुछ ऑफिसर जेशोज और OR रेखी के लिए हम गए थे, यूनिट बाद में आई थी। अच्छा, तो चिट्ठी किसने फिर लिखन गाँव था और कहाँ चिट्ठी मिलती वहाँ। तो जिस टाइम पर मतलब आप कारगिल के युद्ध में गए तो उस टाइम पहले मतलब कोई चिट्ठी पत्री वगैरह लिख कर डाली कि हमें इस प्रकार से युद्ध में जाना नहीं, है? मन तो डाली नहीं। अच्छा, मन नहीं डाली मेरे को। तो पहली बात तो मैं चिट्ठी डालता ही कम था, और घर वाले भी मेरे फादर का ये असूल था, यहाँ पर चाहे कोई भी डेथ होगी है, हमारे नौकरी के दौरान कई डेथ हुई हैं, ताऊ भी गुजरा है, एक जवान भाई भी गुजरा था, लेकिन मेरे फादर ने कभी चिट्ठी नहीं गिरी, क्योंकि क्या फ़ायदा होगा उनको, कहना छुट्टी मिला ना मिला होगा जो पता लग जाएगा। ये मेरे फादर का असूल भी यही था। भाई एक चीज और बता दूं, ताऊ और 5 भाई है, और 5 भाइया में तो 4 भाई फौज में तो रिटायरमेंट है, बहुत बड़ी बात है, और बड़ा ताऊ 4 भाई हम युद्ध में थे। युद्ध में थे? हाँ, उसका बाद में पेंशन आए। अच्छा, मतलब कारगिल के युद्ध के बाद पेंशन आए हैं सारे? हाँ, बिल्कुल। और मतलब दादा ने कदे न्यू नहीं करे अभी 4 के 4 बालक युद्ध में है? नो तो करते बेटा। देखो करते, मैं जो डेड बॉडी के साथ गया ना वहाँ थिबड़ी गाँव, अभी तो सारी चीज़ तैयार कर रखी हैं, लेकिन वहाँ पर उसके फ़ोटो भी लेने थे, जॉइंट अकाउंट भी लेना था, उसका बैंक अकाउंट भी लेना था, कई कागजात तैयार करवा के लेने थे, लेकिन वो दाग के दौरान बेहोश होगी और वो होगी एडमिट। और उसी के गांव का एक हौलदार बिन जाता जो हमारे साथ ही आया था डेड बॉडी साथ में, एक से पायदा नज़दीक गांव का। तो मैंने वहाँ पर देखा भाई यहाँ तो 5-7 दिन तो जरूर लगेंगे, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं बिन जाऊँ, बोला भाई तू ये कागज़ वगैरह तैयार करवा के ना और आ जाना, दिल्ली से अपने को बैठना है। बोला ठीक है साहब। मैं घर आ गया था, तो मैं रात को तकरीबन 1 या 2 बजे के आसपास मैं घर पर पहुँचा था, क्योंकि रात को रोहतक उतरा, रोहतक से फिर एक गाड़ी मिल गई, मदीने तक आया, मदीने से फिर बाली पलवानी गाड़ी मिल गई, तो मेरे घर छोड़ा। तो मेरा फादर और मेरी माँ पहले भीतर हिली थी हमारी, वहाँ रहते थे, बिल्कुल ऐसे मैं बोलते ही और एकदम खड़े हुई, जैसे जग ही रहे थे। उनको अभी जिसके 4 बेटे फौज में, नींद तो कहाँ हुई थी, युद्ध चल रहा है। हाँ, चिंता तो हुए है, लेकिन हमारे को मेरे को तो कोई परवाह नहीं थी भाई लड़ाई है या युद्ध है कि नहीं है। और मेरे को क्या शायद किसी को परवाह नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर मतलब एक फौज के नाते कूट कूट कर ऐसी नीति हो जाती है आदमी की, जो कि परिवार को भूल जाता है और अपने साथियों को ही परिवार मानता है। और जो उसका साथी है ना, जो उसकी यूनिट का है, प्लाटून का है, या भाई उसके सेक्शन का है, उसी को भाई मानता है, उसी को माँ बाप मानता है, उसी से उसमें ऐसा डर जाता है भाई यही है तुम्हारा। खासकर हमारी इन्फेंट्री में कोरों में 2-3 साल में पोस्टिंग होती रहती है, अदल बदल हो रहा। हम तो एक आदमी 28 की 28 साल नौकरी एक साथ कराते हैं, पोस्टिंग नहीं जाती। तो हमारे तो जैसे मतलब आपके भी कितना चोट लगी उस दौरान? ना, मेरे को थोड़ी चोट लगी थी, वो भी कोई गोली वगैरह नहीं लगी, मैं गिर गया था, पैर फिसल के ना जब हाथ का चोट लगी थी। ऐसे तो थोड़ा बहुत पैर थसने, गोडे गाडे तो फूटे थे, नहीं तो कोनी भी फूटी थी, लेकिन मेरे स्प्लेंडर या गोली कुछ नहीं लगा था, बिल्कुल सेफ था। वैसे कोई गिरने से या इस तरह तो चोट तो लगनी थी वहाँ, ये तो स्वाभाविक है, जब पत्थरों में आदमी गिरता है या कोई पत्थर उछल के भी लगा है, ऐसे तो वो मतलब 28 साल नौकरी करी आपने फौज की? 28 साल 11 दिन। तो 28 सालों में मतलब कारगिल का युद्ध ऐसा था कि बाकी कदे भी आपकी न्यू दुश्मन आता है आमना सामना होया? ये आतंकवादी बहुत है। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर नौकरी मेरी फील्ड की कश्मीर की है, और मेरे को भी बड़ा चाव चढ़ता था जब मैं हौलदार था, मैं किसी ट्रुप्स का
कमांडर हो गए, मैं जब उग्रवादियों सर्च करने जाता तो मैं बड़ा खुश होकर जाता था। और बल्कि जो हम युद्ध में आए उस टाइम जो बोर्डबल पोस्ट है ना, वो भी सर्दियों में खाली हो जाते थे और मैंने वो तैयार करवाए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उग्रवादी थे। मैं उग्रवादियों को मतलब ऐसा समझता था कि एक बार दिख जाओ, किसी को भी दिखते कोई तो कोशिश करता है इसको जिंदा पकड़ो, लेकिन मैं तो कोशिश करता था भाई वो उसी टाइम मारा जाए, लेकिन नहीं होया वो। तो ई उम्र कितनी हो गई आपकी? अभी उम्र मेरी 67 साल। तो उस टाइम तो फिर शादी तो हो रही थी? हाँ शादी हो रही थी, बच्चे भी हो रहे थे। तो कदे मतलब मेरी ताई कहते हैं बच्चा कहते नहीं, मन में नहीं आया कि मेरा कुछ हो गया तो बच्चा का क्या होगा? ना, मेरी ताई का क्या होगा? मेरे को नहीं आया, क्योंकि मेरे मदर और फादर जीव थे। हमने नौकरी करी थी, बच्चों को संभाला ही नहीं, मेरे माँ बाप ने संभाला है, या जो बड़ा भाई था इन्होंने संभाला है। हम तो बिल्कुल बेफिक्र होकर जाते थे, घर से छुट्टी काट के चले गए ना, कोई चिंता नहीं होती थी भाई घर पर बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बच्चे भूखे रहेंगे नहीं, कोई परवाह नहीं थी। सब काम मेरे माँ बाप करते थे, बड़ा भाई था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने तो कभी बच्चों की फीस भी नहीं देखी, सब माँ बाप ने किया। मतलब परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी पर देश की जिम्मेदारी थी। हाँ, सारे भाइयों की ये थी, सारे भाइयों बच्चे मतलब माँ बाप ने संभाले, हमारे कोई से भाई ने कोई परवाह नहीं थी। कोई सन कोई छुट्टी आ जाता था तो वो संभाल लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को बच्चों की तरफ से। तो भाई ताई तो और पूछेंगे दो एक सवाल। हम राम ताई। राम राम बेटा, राम राम। क्या नाम है ताई? निर्मला। निर्मला। और बेटी कौन से गाँव की ताई? छारा की। छारा की। तो जिस टाइम पे ब्याह हुआ उस टाइम पे मेरा ताऊ लाग रहा था फौज में? लग रहा था बेटा। अच्छा। और जिस टाइम पे कारगिल का युद्ध हो रहा था तो आपने मेरा लड़ाई चल रही है, पता था बेटा। तो डर लग गया करता कदे कुछ हो जाए? डर तो लगता था, फिर क्या देश सेवा भी करनी जरूरी है। डर नहीं हुआ कि मेरे बच्चे का क्या होगा? छोटे छोटे रहे होंगे उस टाइम पे बालक? छोटे छोटे थे, लड़की 5 साल की थी, छोटे वाले। देखो भाई न्यू स्कूल में जाया करते, न्यू क्या अगर कि शायद एक फौजी होना आसान है लेकिन एक फौजी की बहू होना बड़ा मुश्किल काम है। और जब बिल्कुल यह बात सच्ची है ताई ना बेटा, इतनी दिक्कत ना आई। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आपने देखो ना मतलब कितने सारे फौजी शहीद हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, एक परिवार में लड़का हुआ है। समाचार सुने थे जब रोना तो आवे था भाई, वो खत्म हो गया, जाने भी थे उनने, फिर नु दिक्कत तो आवे थी, थोड़ी सी महसूस तो हुई था। न्यू होया ताई कदे अकबी मारे घर के ना फौजी का क्यों ब्याह दी? ना, नहीं गर्व था उस चीज का? ना ना, नहीं सोची, नहीं सोची। तो देखो तो उस टाइम पे ना बड़ी कसूती सिचुएशन थी और रेडियो में सुनाया करता, क्योंकि उस टाइम पे तो ना तो फोन का जमाना था, ना कोई चिट्ठी थी, ना और कोई कुछ नहीं, कोई आदमी बाहर भीतर का आ सका था, बेरा लेकर भाई वो पता दे जाए क्या का, कोई वो नहीं था। उस टाइम पे तो रेडियो का जमाना था, रेडियो में समाचार सुनाया करते, और वो तो काम ज़्यादा रहा करता, सुनते सुनते शाम में सुन लेते, दादा बताया करता, दादा बताया करता इतने मर गए, उस नाम का मर गया, फलाना मर गया। तो मतलब यहाँ तक गांव में तो उस टाइम पे कारगिल के युद्ध में और भी थे? गांव में से 17 जाट में थे। अच्छा। हाँ, मेरी यूनिट में तो मेरे गांव का कोई नहीं था, लेकिन रिश्तेदार थे। एक तो उसकी सिस्टर ब्याह रखी सिंहपुर का था धर्मजीत, एक खुद मेरी ससुराल का था नरेश, बाकी 17 जाट में थे गांव के, वो चारों की चारों जिंदा हैं और अभी हाजिर हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आपकी जो रिश्तेदारी है या फिर आपके गांव में था मतलब कोई साथ जो शहीद भी हुआ है उस टाइम पे? ना, हमारा गांव का या कोई रिश्तेदार शहीद नहीं हुआ। तो मतलब लड़े सारे हैं कारगिल के युद्ध? हाँ लड़े, बिल्कुल लड़े, क्योंकि लड़ाई से पहले भी हम मिले थे और लड़ाई ख़त्म होने के बाद में फिर एक नाले में आए, वहाँ पर भी 17 जाट थी। तो जैसे मैं बता रहा ना अड्डे से थोड़ा आगे ने के बलजीत का घर है, वो मिला मन नाले में, हम आपस में मिले हाँ, औरों से भी मिले हाँ, तो लड़ाई के बाद मिले। लेकिन जो ये कप्तान है ये इसका स्प्लेंडर लग गया था, इसका चोट लगी थी, ये जख्मी हो गया था, लेकिन बच रहा हो, अभी भी जिंदा है, ठीक है। हाँ, चोट उसका लगी थी, बाकी सब ठीक है। तो भाई पूरी की पूरी उस टाइम की सारी चीज़ें आपने सुनी है, क्योंकि बहुत सारे फौजी हैं जो शहीद हुए और उनकी याद में विजय दिवस मनाया जा, कारगिल विजय दिवस। तो आज कारगिल विजय दिवस है, लेकिन ताऊ ने वो सारा मंजर अपनी आँखों से देखा है कि क्यों कर गोली चली है, किसके पैर में लगी है, कौन कितने दर्द तय कर रहा है।
और उस दर्द में जब कर आया करते तो ताऊ का कहना कि और भी जोश भर जाया करता कि हमने बदला लेना है ताऊ। हाँ, जैसे गोली लगी है, पता लगा अभी ये शहीद हो गया तो दूना गुस्सा बने था ज़्यादा, बल्कि गाड़ी गलो तो चले ही थी, वो भी गाड़ी दी थे हमारे को, हम भी दें थे, लेकिन इतना नहीं था। अगर गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो जाए तो और भी ज़्यादा जोश हो जाए, लेकिन वो तो गोली थी। अभी अन्वेषण के ऊपर कंट्रोल भी रखना चाहिए, अगर अन्वेषण खत्म हो गया तो फिर हम खत्म हैं। तो जोश तो था, लेकिन अन्वेषण पर भी मैं खुद प्लाटून कमांडर होने के नाते मैंने कहा भी फायर ज़्यादा मत करो, कंट्रोल करो, फायर ज़्यादा मत करो, कंट्रोल करो। लेकिन जब लास्ट में ब्रेव कंपनी हमारी रिजर्व थी तो उसका प्लाटून कमांडर था सूबेदार चंद्रभानु, उसने नीचे नाले से रुका मारा, अब साहब घबराओ मत हम आगे हैं, साहब घबराओ मत हम आगे हैं। तो हमारा हौसला और भी बढ़ गया था, क्योंकि हमारी जो रीइंफोर्समेंट है, जो हमारी कंपनी रिजर्व थी, वो हमारे पास में पहुंचने वाली है। अन्वेषण की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैन पावर की भी। तो उस टाइम तो हौसला और भी आसमान पर चढ़ गया था। अच्छा, तो जो 1999 का कारगिल युद्ध था तो उसके बाद भी कोई ऐसा युद्ध होया है ना? ये जो उग्रवादी वाला तो ये तो चलता ही रहे, युद्ध चलता रहा, लेकिन उस टाइम का युद्ध था जो उसके बाद नहीं होया ना, उसके बाद में तो कोई युद्ध नहीं है ऐसे। उसी लड़ाई ना हुई। बाकी जब पहले ये जिस तरह गोबर कटा है ना, इस तरह लाश का खून कटा कटा था, पानी गणी की चक्कर। सूती लड़ाई थी। आप कुछ को थे ताऊ? मैंने देखो, आपने बेटी देखा नहीं देखा, जैसे जुआर बाजार की पुड़िया छोरी लगाते हैं ना, मैं तो डेड बॉडियाँ साथ में, तो मैंने श्रीनगर में डेड बॉडियाँ छोरी लगी देखी हैं। क्योंकि उनका पोस्टमार्टम वो जो उनके अंदर दवाई वगैरह भरते हैं तो मैंने भरवाई थी, क्योंकि एक अफसर भी शहीद हुआ था, अफसर भी हमारे साथ था, दो हम जैसे तो मैंने अंदर था मैं। लेकिन मैंने अभी भी नहीं सपरे आते हो, इतनी डेड बॉडी, इतनी डेड बॉडी, मतलब पुड़िया की तरह डेड बॉडी लगा रखी। तो ताऊ इबी भी मतलब वो मंजर याद आ जा है? याद आता है, देखो हम ग्वालियर में थे, महाभारत देखते तो बर्छी बालियाँ से वो लड़ते ना, तो ये देखते हो भाई ये तो बड़े बहादुर थे, ये तो बड़े तगड़े आदमी थे। लेकिन जब हमने कारगिल युद्ध लड़ लिया उसके बाद में मैं तो अपने आप में ये सोचता हूँ वो तुम्हारा सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो तो एक बर्छी बालियाँ लड़ाई थी, ये तो गोली की लड़ाई थी। और जो चढ़ाई के ऊपर चढ़ना, वो तो प्लेन में बराबर तो लड़ते थे, लेकिन हमने ऊपर बैठे आदमी वो तो पत्थर को उड़ा देता, वो भी हमारे सर में आगे लगे। लेकिन हमने नीचे से चढ़ के न कहीं क्रॉलिंग से चले, हाँ कहीं कैसे भी अंधेरे में वहाँ तक नज़दीक तक पहुँचा, फिर एकदम अटैक भी होया है। और फिर आपस में गोली कोई पत्थर से टकरा रही है, कोई आदमी के लगे कि चीख पुकार हो रही है, किसी जगह पैर उठ गया, किसी जगह हाथ कट गया, तो वहाँ चीख पुकार भी हुई है, धुआं हो गया है, आँखें में भी इतनी जलन हो गई थी, बुरा हाल हो गया था, जीव भी बहुत तंग पाया। मतलब भाई दिल दहलाने वाला मंजर था ये तो। मतलब एक सैनिक हुआ है जिसका मतलब इतना तगड़ा दिल हुआ है, जो मतलब वो अपने सिर पर कफन बांध कर सीमा पर लड़ा है, भूल गया है कि मतलब मैंने जो जिंदगी है वह अपने देश खातर न्यौछावर करनी है। तो मतलब ताऊ ने इसी कसूती बात बताई है कि किस प्रकार तय हमने भी देखे हैं कि बाजरे की पुड़िया के वे लगा दिया करें, तो उस प्रकार तय लाशा के ढेर लाग रहे थे जो फौजी उड़ा शहीद हुए थे। तो मतलब उस टाइम पर आपने देखो ना कि वे तो उड़ा सीमा पर लड़ने लग रहे थे, लेकिन उस टाइम पर उनके परिवार की भी क्या हालत रही होगी, किस प्रकार का एक मिनट नहीं रहता होगा, कदे कुछ हो जाए कदे कुछ हो जाए है। ताई जो साथ रहा करते उनके आदमी मरे हैं, उनके नाम आमते तो नुरंती कुतर कुतर देखिए भगवान की करेगा, कदे थारी गिला भी नहीं हो जाए, ये हुआ था तुरंत आता सही है बेटा, की करा जाए। बिल्कुल प्रिया भी देश सेवा थी, करनी पड़ा, मंजूरी है। हम हर साल अपनी यूनिट का मनाते हैं एक्स-सर्विसमैन, एक बार हरियाणा वाले, एक बार यूपी वाले, एक बार एमपी वाले, एक बार दिल्ली वाले, एक बार राजस्थान वाले। तो अब की बार हरियाणा का है। अभी हम 20 अक्टूबर को यहाँ भिवानी में मना रहे हैं। अच्छा। पिछले साल हरियाणा नंबर था जो बादरगढ़ मना था। तो हर अभी कम से कम भी 600-700 फौजी हम वहाँ एक्स-सर्विसमैन इकट्ठे होते हैं। या अभी जिस तरह विडो है उनको भी बुलाते हैं, या लेडीज़ हैं जो साथ रही हैं उनको भी बुलाते हैं। तो हम बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं साल में एक बार टूर आजरफ के। अब की बार हरियाणा की बारी है। अब की बार हरियाणा की बारी है, 20 अक्टूबर को भिवानी के अंदर है, जाट धर्मशाला में। अच्छा, तो
तो भाई आप क्या कहोगे कि एक फौजी है जो अपने देश खातर जान दे दे है, शहीद हो जाए सीमा पर लड़ते लड़ते, और ताऊ ने देखो पूरा का पूरा मंजर अपनी आँखों से देखा है, तो मतलब ऐसा मंजर तो दिल दहला दे, मतलब सुनकर भी एक बार तो न्यू हो जाए है। किस प्रकार से ताऊ ने उड़ा देखा होगा, लाशा के ढेर थे और किस प्रकार से किसी का पैर चला गया, कोई दर्द तक कर रहा लग रहा, लेकिन उस दर्द ने देख कर और भी जोश आ जाना कि हमने अपने देश के लिए लड़ना है। तो एक फौजी खातर बहुत गर्व की बात है अपने देश खातर जान देना। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पीछे जो फौजी जब शहीद हो जाए तो उसके पीछे कैसे उसकी पत्नी है, उसकी माता है, किसी कोई घर में एक लाल है, तो मतलब इस प्रकार से अपने देश खातर लगातार जान दिए जा है, लेकिन अपने देश के लिए लड़ते रहे हैं। तो आप क्या कहोगे ज़रूर बताइयो, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। या थी ताऊ सूबेदार राजेंद्र सिंह की संघर्ष की कहानी, जो कारगिल के युद्ध में लड़ा है। आम ऐसे हमें सारी चीज़ देखी है, तो हमने भी आज सुनने का मौका मिला है, इंदौर बैठे हैं और मोखरा में आए हैं। तो फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद।